आवाज आ रही है बच्चों? अच्छा, जो लास्ट हमने लेक्चर दिया था, आई थिंक लास्ट फ्राइडे को हुआ था, तो वो लेक्चर जो है वो आप लोगों ने यूट्यूब से देख लिया? समझ आ गई थी उसमें कोई क्वेश्चन? जी, क्वेश्चन है कि समझ आ गई थी? हाँ जी, उसके बाद 9 मंथ 1 डे में। जी जी बिल्कुल। मतलब उसके लिए एचएमआरसी ने ये रूल बनाया हुआ है ना, जैसे 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2012 है, तो हमारे जो अकाउंटिंग के प्रॉफिट है अगर वो टोटल है 4 लाख, तो एचएमआरसी ये कहती है कि इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को आपने कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट करना है टैक्सेबल प्रॉफिट के अंदर। तो उसके लिए उन्होंने टाइम दिया है भाई 9 मंथ एंड 1 डे। डिफरेंट डेट्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अजम्पशन के तौर पे आपको कह दिया था स्मॉल मीडियम और लार्ज की कैटेगरी में जब आप बात करते हैं तो डिफरेंट डेट्स हैं, तो इन्हीं अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट के अंदर। मैं बच्चों को हमेशा से एक एग्जांपल देता आया हूँ। क्या आप समझे कि प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने बनानी है, इनकम स्टेटमेंट हमने जो बनानी है, वो हमेशा दो बनती है। एक वो बनती है जो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक बनती है, और एक वो बनती है जो एचएमआरसी के रूल्स के मुताबिक बनती है, जिसमें हम टैक्सेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। तो वो कैलकुलेट करने का टाइम पीरियड दिया है। जी, और कोई क्वेश्चन? देखिए ना, अकाउंटिंग कोई बाय लॉ तो है नहीं है। अकाउंटिंग का जो वर्ड है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं, इनको हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाता है, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा इट इज नॉट अ लॉ, ये लॉ नहीं। इसने आपको ये पता है कि अकाउंटिंग के अंदर जब अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग एस्टिमेट है। इसमें मैं हमेशा से बच्चे को एक एग्जांपल देता आया हूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। भाई डेप्रिसिएशन जो हम लोग चार्ज करते हैं, क्या ये हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंस है या एक्चुअल एक्सपेंस है? ये हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंस है। जब ये हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंस है तो ये एस्टिमेट है। अब एक कंपनी अपने प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन 1000 माइनस करती है, दूसरी उसी कंपनी के एसेट उसी तरह का एसेट है उसके ऊपर 2000 माइनस करती है, तीसरी 3000 माइनस करती है। तो एचएमआरसी किसके प्रॉफिट्स को सही कहे, किसकी डेप्रिसिएशन को सही कहे? तो एचएमआरसी कहती है कि जो अकाउंटिंग के प्रॉफिट है आप इसके लिए अकाउंटिंग अजम्पशंस अप्लाई करते हैं। इसके लिए ये एक बेस्ट एग्जांपल ये भी है भाई, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को कंप्लाई करते हैं। अकाउंटिंग के अंदर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कंप्लाई होता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फ्यूचर के एक्सपेक्टेड लॉसेस को इमीडिएटली चार्ज कर दो अपने प्रॉफिट्स एंड लॉस में, जबकि एचएमआरसी इन चीजों को नहीं मानती, क्योंकि एचएमआरसी ने टैक्स बनाना है। और याद रखिएगा, आप ये स्टेटमेंट चाहे लिख लें कि टैक्सेबल प्रॉफिट्स नॉर्मली जो है वो कैलकुलेट होते हैं किस बेसिस पे? एक्चुअल बेसिस पे। जबकि अकाउंटिंग प्रॉफिट नॉर्मली जो कैलकुलेट होते हैं ये किस बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं? एक्रूअल बेसिस पे। तो आपको पता है कि एक्रूअल और एक्चुअल के अंदर फर्क, एक्चुअल इनफैक्ट कैश बेसिस होती है, तो उनके दरमियान बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जब इनके दरमियान फर्क है तो जिसकी वजह से हमारे अकाउंटिंग और टैक्सेबल प्रॉफिट्स के अंदर फर्क आता है। जी, और कोई क्वेश्चन? सर आपने बोला था कि अगर लॉस आ रहा है और टैक्स रिफंड होगा तो लॉस में ऐड होगा। लेकिन सर लॉस डेबिट होगा और ये जब हम रिफंड होगा हमें टैक्स रिफंड तो क्रेडिट होगा। नहीं, आप वो एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हैं। एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आप सही सोच रही हैं कि लॉस की नेचर ऑलरेडी हमारे पास। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कह देता हूं कि मेरा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आता है 1 लाख, तो उनमें से अगर इसके ऊपर कोई एस्टिमेटेड टैक्स एक्सपेंस मुझे पे करना पड़ता है 20,000, तो 20,000 माइनस करके मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाते हैं 80,000।
एक सिचुएशन तो ये है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट आया और उसके ऊपर टैक्स चार्ज करना है, इसके लिए हमें एंटी पास करनी है टैक्स एक्सपेंस टू टैक्स पेबल। लेकिन अगर हमारे पास लॉस आ जाए, लॉस फॉर्मूला मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं, तो लॉस बिफोर टैक्स है मेरे पास 1 लाख नेगेटिव। अगर ये मेरे पास लॉस है तो इसके ऊपर जब हमें टैक्स माइनस करना है तो उसकी एंट्री हमने पढ़ी थी टैक्स रिसीवेबल टू टैक्स एक्सपेंस। क्लियर है? अब लॉस जो है इसकी नेचर तो हमें पता है कि ऑलरेडी क्या है, डेबिट है, तो यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब क्रेडिट होगा मान लो 10,000 है तो 10,000 इसमें ऐड होकर तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट ऑफ लॉस आफ्टर टैक्स रहेगा। क्लियर होती बात है? एंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस हमारा क्रेडिट होगा और लॉस की ऑलरेडी कौन सी नेचर है, डेबिट नेचर। क्लियर? जी और कोई क्वेश्चन? सोमल क्लियर होती बात है? और कोई क्वेश्चन है आपका? जी आमना और इमन प्रेजेंट है? जी आपको कोई क्वेश्चन? जी क्या कंफ्यूजन है? अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो उसकी परसेंटेज होती है टैक्सेबल प्रॉफिट। नहीं, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर मैं सिंपल वर्ड में यहाँ पे कह दूं, प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? हमारी अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करें तो हम कहते हैं जी इनकम में से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट या लॉस। हाँ हमारा फॉर्मेट डिफरेंट है, वो आपको पता है कि सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल वो करके जीपी आता है, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, फिर अदर उसमें से माइनस करते हैं तो फिर जाके हमारे पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। अब अकाउंटिंग के अंदर भी यही रूल है, इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करना है। अकाउंटिंग में कह रहा हूं, टैक्स के अंदर भी यही रूल है कि इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करना है। फर्क क्या है तो जरा याद रखना, इसमें इनकम चाहे हमारी कैश पे जनरेट हो चाहे क्रेडिट पे जनरेट हो, वो इनकम हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, ऐड। और यहाँ पे एक्सपेंसेस चाहे कैश पे इनकर हो चाहे क्रेडिट पे इनकर हो, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस, तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन जबकि टैक्सेबल जो प्रॉफिट्स हैं, जबकि एचएमआरसी हमें ये कहती है कि जब यहाँ पे आपने इनकम लेनी है तो इनकम में नॉर्मली सिर्फ कैश लेना है और एक्सपेंसेस भी जो कैश में हम लोगों ने पे करनी है उसमें से क्या माइनस करने हैं, माइनस करके तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है। इस बेस को कहा जाता है नॉर्मली एक्चुअल, इस बेस को नॉर्मली कहा जाता है एक्रूअल। अब मुझे ये आपने बताना है कि क्या इन दोनों प्रॉफिट्स के अंदर फर्क आएगा कि नहीं आएगा जब इसमें इनकम कैश और क्रेडिट दोनों वाली ले रहे हैं। चाहे इनकम रिसीव हुई या नहीं हुई हमने यहाँ पे ऐड कर देनी है, चाहे एक्सपेंसेस पे हुए या नहीं हुए हमने यहाँ से क्या कर देना है, माइनस। और इधर इनकम वो वाली लेनी है जो हमें सिर्फ रिसीव हुई है अनटिल टू दिस डेट, और एक्सपेंसेस वो माइनस करने हैं जो हमने इस डेट तक क्या की है, पे किए हैं। तो भाई दोनों के प्रॉफिट के अंदर फर्क आएगा। हमारी जो एचएमआरसी को हमने टैक्स पे करना होता है वो इन प्रॉफिट्स के ऊपर पे करना होता है, और ये प्रॉफिट कैलकुलेट होते हैं हमारा जो अकाउंटिंग ईयर की एंडिंग डेट है उससे आगे 9 महीने और 1 दिन बाद, जबकि हमने चार्ज उस टैक्स एक्सपेंस को करवाना होता है करंट ईयर के जो प्रॉफिट्स होते हैं। तो वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब हम टैक्स माइनस करते हैं उसके लिए हमने एक रूल बना लिया था कि टैक्स हमेशा एस्टिमेटेड चार्ज कर दे। कौन सा चार्ज कर दे, एस्टिमेटेड चार्ज कर दे। जी एमन क्लियर होती बात? जी और कोई क्वेश्चन? आमना हुआ प्रेजेंट है? जी तैयब, तलहा आजम, तलहा बाजवा, कोई भी प्रेजेंट नहीं है? रिजवान, आफ्ताब, आफ्ताब 2-3 दिन बाद आएगा। वो नहीं यार, दुनिया बंद तो नहीं ना होती, वो क्या कहते हैं सोशल सर्कल तो नहीं ना बंद करने चाहिए इस तरह। अच्छा आज तो माशाल्लाह क्वालिटी काफी अच्छी है वीडियो की। अब
वर्किंग की है पिछले 2 दिन में हम लोगों ने काफी इसके ऊपर, इंशाल्लाह उम्मीद है कि मसला नहीं आएगा। चले गुड हो गया तो इंशाल्लाह वो अब काफी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन में काफी टीम ने वर्किंग की है इस चीज के ऊपर, तो माशाल्लाह उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अच्छा, और तलहा बाजवा भी नहीं है, रिजवान साहब भी नहीं है। अच्छा, और कौन सा स्टूडेंट है? कोई भी नहीं है, 3 ही स्टूडेंट है। अभी सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं अभी, तो मैंने अभी 3 स्टूडेंट्स हैं अभी सिर्फ। जी जी, मैंने अभी तैयब को किया था व्हाट्सएप, तो उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। सही हो गया। चले इसका हल भी मैं निकालूंगा आगे, कि हो सकता है कि मैं लेक्चर जो YouTube चैनल पे देने हैं वो मैं बंद करवा दूं, क्योंकि लाइव सेशन के ऊपर ये वर्किंग हम लोगों ने काफी स्ट्रांग कर दी है, तो हो सकता है मैं बंद करवा दूं। द रीजन बिहाइंड इज कि जब बच्चों ने लाइव क्लास नहीं लेनी तो फिर वो YouTube रिकॉर्डेड लेक्चर्स देने का फायदा हमें क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए ये आफ्ताब आपने ना ये बाकी सारे स्टूडेंट्स को पैगाम दे देना कि सर काफी गुस्से में थे, और अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि ये सारे बच्चों को YouTube चैनल से वो हम लोग बंद भी करते हैं, और ओनली ये जो बच्चे प्रेजेंट होंगे जो रेगुलर चल रहे हैं वही क्लासेस ले पाएंगे, बाकी बच्चों को डीएक्टिव कर दिया जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स को बता दें कि रोजे रखे हैं, जो भी रीजंस हैं, तो उसके लिए उनको लाइव आना पड़ेगा। लेकिन आएंगे तो फायदा होगा ना, तो अगर उनको इतनी वो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो जो बच्चा मेहनत करके उठ के बैठ रहा है क्लासेस देने के लिए, तो वही उससे फायदा ले सके YouTube से, बाकी इन बच्चों को फिर फायदा देने का कोई फायदा नहीं। ठीक है जी, बाकी अभी तक कोई क्वेश्चन यहाँ तक? आफ्ताब आपने सुन लिया था लेक्चर परसों का? लेक्चर परसों का सुन लिया था आपने YouTube से? इशू था इस वजह से नहीं मैं सुन सका, तो मैं इंशाल्लाह देख के, तो फिर ऐसे अभी मैंने ज्वाइन किया है, अभी आप वो देख के चले आज देख दीजिएगा, तो कोई क्वेश्चन हुआ तो डिस्कस करें। अच्छा, इसमें एक हमारा आज टॉपिक था लोन नोट्स या डिबेंचर्स का, जो हमारा लास्ट का टॉपिक रह गया था, लोन नोट्स और डिबेंचर। मैं हमेशा से बच्चों को एक एग्जांपल देता आया हूं, ये एक ए है और एक बी कंपनी है। बी को लोन चाहिए बैंक से, तो वो लोन किस तरीके से करती है? बैंक में अप्लाई करती है जाके और वहां से लोन ले लेती है और एंट्री पास कर देती है कैश को डेबिट करके, उसके बदले में 10% बैंक लोन को क्रेडिट, फॉर एग्जांपल 1 लाख कैश डेबिट हो जाएगा, 10% बैंक लोन क्रेडिट हो जाएगा। अगर मुझे लोन चाहिए और मैंने लोन ले लिया है तो कैश डेबिट होके 10% बैंक लोन क्या हो जाएगा? क्रेडिट, हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी और दूसरा क्या बन जाएगा? एसेट। लेकिन बैंक से लोन लेने का सबसे बड़ा जो इशू होता है, वो इशू क्या होता है कि उसके लिए आपको अपना कोई ना कोई पर्टिकुलर जो एसेट है वो प्लेज करवाना पड़ता है। मतलब मैंने को बिल्डिंग या मैंने कोई गाड़ी या फिर मैंने कोई प्लांट या मशीनरी, उसको मैंने प्लेज करवाना है, तो फिर मुझे क्या मिलना है? उसके अगेंस्ट लोन मिलना है। मींस टू से इन अदर वर्ड मैं कह सकता हूं कि उस एसेट को हमें सिक्योर करवाना पड़ेगा। अब अगर उस एसेट को सिक्योर करके लोन लेना है, उसमें सबसे बड़ा इशू ये आएगा कि कल को आप उस एसेट को तब तक डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते जब तक आप ये बैंक का लोन वापस नहीं कर दे, क्योंकि बैंकिंग के टॉपिक के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो चीज आपने सिक्योर करवाई होती है बैंक को, तो बैंक उसके ऊपर अपनी ओनरशिप शो कर सकता है। अब अगर बैंक उसके ऊपर ओनरशिप शो करता है तो बैंक उसको तब तक डिस्पोज नहीं होने देता जब तक हम बैंक का ये पैसा वापस ना कर, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। कि आप यही समझ लें कि कंपनी को उस एसेट को रिप्लेस करवाना है, पुराना एसेट सेल के नया लेना है, तो वो एसेट को सेल ही नहीं कर सकता तब तक लोन अप्लाई ना करे जब तक बैंक इजाजत ना दे। तो जिसकी वजह से ये एक टर्म निकाली गई लोन नोट्स और डिबेंचर। ये लोन नोट्स और डिबेंचर क्या है, इसके लिए मैं हमेशा से एक डेफिनेशन देता आया हूं। इट इज अ पीस ऑफ पेपर टू कलेक्ट कंपनी लोन। अब ये पीस ऑफ पेपर टू कलेक्ट कंपनी लोन का मतलब
अगर मेरी कंपनी को लोन चाहिए, उसका एक तरीका तो ये बैंक से जाके अप्लाई करवा के लोन ले ले, दूसरा तरीका ये है कि मेरी कंपनी इसके अगेंस्ट एक लोन नोट बना सकती है, एक पीस ऑफ पेपर बना सकती है। किस मकसद के लिए कि मैंने क्या लेना है, लोन लेना है। वो क्या करेगी, उसको लाइक शेयर, जैसे ऑर्डिनरी शेयर प्रेफरेंस शेयर के, उस तरीके से उस पीस ऑफ पेपर को इशू करेगी और उसके अगेंस्ट क्या लेगी, लोन लेगी। लोन नोट की याद रखिएगा, नॉमिनल वैल्यू हमेशा कितनी होती है, $100। लोन नोट की हमेशा जो नॉमिनल वैल्यू होती है वो क्या होती है, $100। एक लोन नोट की नॉमिनल वैल्यू, ऑर्डिनरी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स की जो नॉमिनल वैल्यू है वो वेरी करती थी कंपनी टू कंपनी, लेकिन जब भी हम बात करते हैं किसके अंदर, एक लोन नोट या डिबेंचर की, किसी भी कंपनी का लोन नोट या डिबेंचर है, एक लोन नोट की जो नॉमिनल वैल्यू होती है $100। मेरी कंपनी को अगर $100 लोन चाहिए तो उसके लिए मेरी कंपनी क्या करेगी, फॉर एक लोन नोट इशू करेगी और उसके बदले में कितना ले लेगी, $100 ले लेगी। अगर मेरी कंपनी 2 लोन नोट इशू कर देती है, भाई कितना ले लेगी, 200। अगर मेरी कंपनी 3 लोन नोट इशू कर देती है तो भाई कितना ले लेगी, 300। मतलब जितने आप लोन नोट इशू करोगे उसके अगेंस्ट उतना पैसा ले लोगे, क्योंकि हर लोन नोट के बदले में आपको कितना मिलेगा, $100। मैंने 10 लोन नोट इशू की हैं तो मल्टीप्लाई 100 करके भाई मेरे पास कितना आ जाएगा, 1000। तो 1000 मेरे पास उसकी एंट्री क्या पास हो जाएगी, कैश डेबिट हो जाएगा और उसके बदले में 10% बैंक लोन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये तो जिसने लोन नोट, इसके साथ देखें कि लोन नोट इसने क्या किया है, इशू। लोन नोट इशू कौन करता है, जो लोन रिसीव करता है। मुझे लोन चाहिए तो मैंने अपना लोन नोट क्या करना है, इशू कर। अब उसके बदले में जो ए कंपनी है उसने फाइनली लोन नोट परचेज की है, उसने क्या की है, हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। उसने जब इन्वेस्टमेंट की है तो उसने इन्वेस्टमेंट इन लोन नोट को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है और उसके बदले में क्रेडिट किसको कर देना है, कैश को। कितनी अमाउंट से, 1000। अब इसकी जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या शो हो जाएगी, एसेट, और इधर जो इसकी लोन नोट है ये क्या शो हो जाएगी, लायबिलिटी शो हो जाएगी। ये इसने लोन लिया और इसने इन्वेस्ट किया, ये इसका एसेट होगा। एसेट इसका करंट भी हो सकता है, नॉन करंट भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली ये नॉन करंट एसेट होता है। मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, यूजुअली ये कौन सा एसेट होता है, नॉन करंट एसेट। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए इसने इसको इन्वेस्ट किया है तो इसके लिए कौन सा एसेट होगा, करंट। इसकी लायबिलिटी नॉर्मली नॉन करंट लायबिलिटी होती है, लेकिन इसमें भी करंट लायबिलिटी, अगर 1 साल के अंदर अंदर ये लोन से वापस करना है तो ये करंट लायबिलिटी होगी, अगर 1 साल से ज्यादा करना है तो ये इसकी क्या होगी, नॉन करंट लायबिलिटी। तो फिर लोन नोट या डिबेंचर की डेफिनेशन वेरी क्लियर है कि इट इज जस्ट एन डॉक्यूमेंट। अब इसका फायदा क्या हुआ, जब आपने एक लोन नोट बना के इशू किया किसी को और उसके अगेंस्ट आपने क्या लिया है, लोन लिया है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा आपको क्या हुआ कि आपको इसके बदले में कोई एसेट प्लेज नहीं करवाना पड़ा, आपको कोई एसेट सिक्योर नहीं करवाना पड़ा। वो जो लोन नोट है वो खुद एक सिक्योर डॉक्यूमेंट है, समझे, वो सिक्योरिटी का ही क्या करेगा, काम करेगा। जो रिडेम्पशन डेट आएगी, जिस डेट को रिडेम्पशन होनी होगी, उस डेट को हम क्या करेंगे, उस ओनर को से अपने लोन नोट वापस देंगे और उसके लिए जो पैसा उससे लिया हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। अब क्लियर होती बात है? हाँ जी, इधर तक कोई क्वेश्चन किसी का? सर आपने क्या बोला कि नॉर्मली नॉन करंट लायबिलिटी होता है? हाँ, ये जो इसकी लायबिलिटी है ये हमारी क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटी। इसकी जो इन्वेस्टमेंट है इसका क्या होता है, नॉन करंट एसेट यूजुअली, नॉर्मली। लेकिन हो सकता है इसका करंट एसेट और इसकी करंट लायबिलिटी बने कब, जब इन्होंने 1 साल के से कम एग्रीमेंट किया हो। मतलब इसने कहा सर 6 महीने तक मैं आपके लोन नोट्स के अगेंस्ट लोन है वो आपको क्या कर देंगे, रीपे कर देंगे, तो फिर इसकी करंट लायबिलिटी और इसका करंट एसेट। अच्छा, इधर भी जरा वर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा। 10% फिर बैंक लोन नहीं लिखा जाएगा, 10% लिखा जाएगा लोन नोट। ये जो परसेंटेज साथ लिखी जाती है, ये जितने परसेंट इंटरेस्ट का रेट डिसाइड होता है वो साथ इसके क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। और याद रखना, मैं इसके लिए वेरी क्लियर आपको लिख रहा हूं, ये जो 10% है ये रेट इंटरेस्ट का हमेशा पर एनम होता है। मेंशन करे या ना करे, ये जो 10% रेट है ये उसका कौन सा रेट है, पर एनम। अब जी 10% का मतलब ये पर एनम रेट है। आपने पूरे साल के लिए 1000 के ऊपर 10% कितना पे करना है, 100 रुपया पे करना है। मतलब ये मंथली रेट नहीं है, ये हाफ ऑफ द ईयर रेट नहीं है, ये पर एनम रेट है। मतलब मेरी कंपनी ने अगर ये 31 दिसंबर 2012 स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 2012 से, अगर मेरी कंपनी ने ये लोन नोट इशू की है 1 जुलाई 2012 को, तो कितने महीनों का पे करना है, 6 महीनों का इंटरेस्ट। फिर 1000 का 10% लेके इसको 6/12 करना पड़ेगा, तो उतना इंटरेस्ट आपने क्या करना है, पे करना। भाई क्लियर होगी बात?
अब इसके ऊपर इस कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है। जब इसने इंटरेस्ट पे करना है तो इसके लिए एंट्री क्या पास होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। अगर नहीं पे कर पाई तो भाई इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट पेएबल भी लिखा जाता है, इसको एक्रूड एक्सपेंस भी लिखा जाता है, इसको एक्रूड इंटरेस्ट का भी वर्ड यूज किया जाता है। इफ द इंटरेस्ट हैव नॉट येट पेड एट इट्स ड्यू डेट, अगर उसकी ड्यू डेट पे ये नहीं पे किया जाता तो फिर इसके लिए क्या बनेगा, एक्रूड। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। पूछा कहां पे, कहता सर फाइनेंस कॉस्ट। कहां पे जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट। और ये जो इंटरेस्ट पेएबल है इसको हम कहां पे शो कर देंगे, बैलेंस शीट। कितना भाई 1000 का 10% कितना बनता है 100। अगर 6 महीने हुए हैं तो इसको 6 में डबल कर लो 550 आ जाएगा। अगर 3 महीने हुए हैं तो इसको 3 by 12 कर लो, आपके पास जितनी अमाउंट आएगी वो यहाँ पे क्या कर देंगे, मेंशन कर। लेकिन जिस कंपनी ने इन्वेस्ट किया था उसके पास कैश डेबिट होगा या इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट होगा। अगर उसने इंटरेस्ट अभी रिसीव नहीं किया, इसको एक्रूड इंटरेस्ट का भी नाम देते हैं और इसको हम ये भी कह सकते हैं एक्रूड इनकम। ऑलरेडी आपने एक्रूड इनकम और एक्रूड एक्सपेंस की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। द इनकम व्हिच हैव टू बी रिसीव्ड एट द ड्यू डेट, जो भी हमने रिसीव करनी है, अभी नॉट येट रिसीव, अभी रिसीव नहीं हुई, उसको हम एक्रूड इनकम का नाम देते थे। और ये हमारी क्या होती थी, करंट एसेट। फिर कैश डेबिट हो गई, उसके बदले में इंटरेस्ट इनकम हमारी क्या हो जाएगी, करंट। तो कितना 100 से उसने एंट्री पास की है, 100 से ये 100 से बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो कर देगा। इंटरेस्ट इनकम कहां पे शो हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन कहां पे, आपको याद होगा हमने पढ़ा हुआ है अदर इन्वेस्टमेंट इनकम हेड फाइनेंस कॉस्ट के बाद, वहां पे ही इसको इनकम क्या कर देगा, मेंशन। और भाई क्लियर होगी बातें, कोई क्वेश्चन यहां तक? सब आपने क्या लिखा है, एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेएबल, ये राइट साइड पे इंटरेस्ट पेएबल, एक्रूड एक्सपेंस या एक्रूड इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट रिसीवेबल, एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड इनकम। एक्रूड इंटरेस्ट जब डेबिट होता है वो एसेट होता है, जब एक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट होता है तो हमारा क्या होती है, डेबिट। अब शेयर और लोन नोट में जो सबसे बड़ा फर्क है वो क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स की मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो ऑर्डिनरी शेयर कभी भी नॉमिनल वैल्यू से कम का इशू नहीं होता, क्योंकि हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं कि ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए शेयर कैपिटल को हमेशा हमने नॉमिनल वैल्यू से क्या करना है, क्रेडिट करना। जबकि लोन नोट्स या डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स की भी बात कर रहे हैं तो सेमी डेट शेयर होल्डर होते हैं, उनमें कुछ क्वालिटीज प्रेफरेंस शेयर वाली होती हैं। भाई अपनी नॉमिनल वैल्यू से कम की भी इशू हो सकती है, ज्यादा का भी इशू हो सकती है। अगर कम का इशू होते हैं तो उसको कहते हैं एट डिस्काउंट। अगर कम का इशू होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एट डिस्काउंट। अगर कम का इशू होते हैं तो भाई क्या कहते हैं, एट डिस्काउंट। अगर अबव का इशू होता है तो उसको कहते हैं एट प्रीमियम। मतलब प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है और एट डिस्काउंट भी इशू हो सकता है। मतलब 100 का लोन नोट ये भी हो सकता है मैं कितने का इशू कर दूं, 98 सेंट का, और 100 का लोन नोट हो सकता है मैं कितने का इशू कर दूं, $102 का। हाँ प्रॉफिट के तौर पर हम लेंगे, लेकिन यूज प्रॉफिट के तौर पर नहीं होगा, वो मैं अकाउंटिंग एंट्री में भी समझाता हूँ। होगा प्रॉफिट ही। अगर आप यही समझें कि हमारी गुडविल रेपुटेशन मार्केट के अंदर अच्छी है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी एक जो लोन नोट है जिसकी वैल्यू $100 थी वो कितने का इशू कर रही है, 102 का। तो जब रेपुटेशन अच्छी है, जब गुडविल अच्छी है, तो दैट मींस टू से कि $2 पर लोन नोट मैं क्या कमा सकता हूं, प्रॉफिट कमा सकता हूं। हां अगर मेरी रेपुटेशन बुरी है मार्केट के अंदर तो हो सकता है $100 का मुझे लोन नोट कितने का इशू करना पड़े, 98 सेंट का, वे 2 सेंट पर शेयर पर लोन नोट मुझे यहां पे क्या सफर करना पड़ेगा, लॉस। लेकिन चाहे आप इसको एक डिस्काउंट बात कर ले या किसके बात कर ले, एट प्रीमियम, मैं एग्जांपल के तौर पर यहां पे लेने लगा हूं। अगर मैंने ये 10 लोन नोट इशू किए हैं, कितने पे, पर लोन नोट कितने का लिया है, 102 का, तो भाई कितना आ जाएगा, 1002। जो भी वैल्यू यहां पे आती है, अगर आप इसको लगा लें, एक 150 का मैं इशू कर रहा हूं, सॉरी 150 का मैं इशू कर रहा हूं, तो दैट मींस टू से कि मेरे पे यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500। अब 1500 से कैश टू लोन नोट मैंने एंट्रीज की क्या कर दी, पास कर दी। भाई क्लियर होती बात है। 10 लोन नोट मैंने 150 के इशू किए, हर लोन नोट की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, $100, तो इसका मतलब मैंने 1500 से मैंने कैश में डेबिट करके 10% लोन नोट को क्रेडिट कर दिया, कितने अमाउंट से, 1500 से। जिसने इन्वेस्टमेंट की भाई वो भी एंट्री कितने से पास करेगा, 1500 से। क्वेश्चन क्या है, मैंने ये केस क्यों लिया, जरा गौर कर। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है
भाई अब इंटरेस्ट कितना पे करना चाहिए? 1500 का 10%, अगर साल की बात कर रहे हैं तो 1500 का 10% 150। वो कहते हैं नहीं, इंटरेस्ट जब भी पे करना है और जिसने भी रिसीव करना है, इसके लिए याद रखिएगा हमेशा किस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होगा? नॉमिनल वैल्यू पे। जिसने पे करना है उसने भी नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से पे करना है, और जिसने रिसीव करना है उसने भी हमेशा किस वैल्यू से रिसीव करना है? नॉमिनल वैल्यू से। इंटरेस्ट हमेशा जो देगी वो भी नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से देगी, और जो रिसीव करेगी वो भी हमेशा किस वैल्यू के हिसाब से करेगी? नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से। मतलब इंटरेस्ट अगेन किसी एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे तो भाई वो कितना बनेगा? 100 ही बनेगा। इसका एक्सपेंस और इनकम इसकी कितनी बनेगी? 100 ही। सेम सिचुएशन अगर ये 98 सेंट का इशू करती है तो भाई 10 लोन नोट इनटू 98 सेंट कर दें, जो भी वैल्यू आती है उतनी अमाउंट से ये इन्वेस्टमेंट कैश टू लोन नोट एंट्री पास करेगी और ये इन्वेस्टमेंट टू कैश करेगी। लेकिन जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी तो अगेन कितना कैलकुलेट होगा? 1000 का 10%, क्योंकि इंटरेस्ट जिसने पे करना है वो हमेशा किस वैल्यू के ऊपर पे करना है? नॉमिनल वैल्यू के ऊपर, और जिसने रिसीव करना है वो किस वैल्यू के ऊपर रिसीव करना है? नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। अब बच्चे के ज़हन में क्वेश्चन आता है कि ये लोन नोट्स और डिबेंचर में क्या फर्क है? लोन नोट्स तो क्लियर हो जाता है भाई, लोन नोट और डिबेंचर एक ही टर्म है। इसके लिए अब जो मॉडर्न टर्म चल रही है वो याद रखिएगा, वो ये भी चल रही है बॉन्ड। प्राइस बॉन्ड नहीं मैं कह रहा, मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूं। कोई बुक्स इसके लिए बॉन्ड का वर्ड भी यूज कर रही है भाई, बॉन्ड, डिबेंचर्स या लोन नोट की बात करें तो एक ही बात है। लेकिन टिपिकली कुछ बुक्स लिखने की कोशिश करती हैं कि लोन नोट्स और डिबेंचर के अंदर अगर फर्क की हम बात करें तो टिपिकली अगर एक लोन नोट के जो क्या कहते हैं लाइफ का 15 साल से एक्सीड कर जाए तो भाई उस लोन नोट को हम क्या नाम देते हैं? डिबेंचर। लेकिन हालांकि जो कैटेगरी है डिबेंचर एक पुरानी टर्म है, उसको रिप्लेस किया है किसने? लोन नोट ने, और उसको रिप्लेस कर दिया क्या? बॉन्ड। भाई क्लियर होगी बात है। लेकिन अगर फिर भी पुराने, आपको पता पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आ जाता है और लोन नोट्स और डिबेंचर के दरमियान 15 ईयर वाले डेट की बात करता है तो यू कैन सी कि देयर इज अ लिटिल बिट ये डिफरेंस कर सकती है लोन नोट्स और डिबेंचर को, ये 15 ईयर वाली स्टेटमेंट। अब क्लियर होगी बात है। इधर तक किसी का क्वेश्चन? सर आपने बोला कि हर कंपनी की सेम रहेगी नॉमिनल वैल्यू इसकी लोन नोट की। जी जी। तो अगर कोई प्रीमियम पे उसको मतलब इशू कर रहा है तो फिर तो उसके लिए लॉस है ना, क्योंकि जो परचेज करेगा वो तो फिर किसी और कंपनी से करेगा ना जहाँ पे उससे कम का मिले, मतलब नॉमिनल वैल्यू से कम के। नहीं, मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई। सर ये लेकिन नॉमिनल वैल्यू की सेम रहेगी लोन नोट की हर कंपनी की। जी जी। अगर ये कंपनी प्रीमियम पे इशू करना चाह रही है तो फिर वो तो कम इशू कर सकेगी, क्योंकि जो परचेज करते हैं वो तो कम का परचेज करेंगे ना, किसी और कंपनी से कर लेंगे। तो जो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन इशू क्या है कि आप मुझे बताएं कि आपके पास दो कंपनीज हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकती हैं लोन नोट्स के अंदर। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक कंपनी में आपको पता है कि भाई पैसा दिया तो डूब भी सकता है और दूसरी कंपनी में डूबता नहीं है, एक की रेपुटेशन खराब है दूसरी की रेपुटेशन क्या है? अच्छी है। आपकी क्या सजेशन है कि किस तरफ जाना चाहिए, जिसकी रेपुटेशन अच्छी है या जिसकी रेपुटेशन बुरी है? अगर वो इस चीज के ऊपर जाता है डिस्काउंट पे इशू करता है, तो मैंने आपको पहले बताया कि जो कंपनी लोन नोट इशू कर रही है डिस्काउंट पे, तो उसकी मार्केट के अंदर रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। हो सकता है वो टाइम पे इंटरेस्ट पे नहीं करता, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करता, तो अगर वो रिस्क उठा सकता है तो पहले फाइन उधर कर ले भाई, इस कंपनी का कोई ना कोई लोन नोट इशू कर लेगा। भाई क्लियर होती बात है। इन दोनों कंपनीज को यू कांट कंपेयर, बिकॉज़ इसकी रेपुटेशन बुरी है जो डिस्काउंट पे इशू कर रही है और इसकी रेपुटेशन अच्छी है जो प्रीमियम पे इशू कर रही है। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करेगी कि भाई अगर उसकी रेपुटेशन अच्छी है और वो डिस्काउंट पे इशू करना शुरू कर दे। क्योंकि होता क्या है, देखिए लोन कब हम उठाते हैं? जब हमें सख्त जरूरत है, जब मुझे पता है मैं किसी तरफ चल नहीं सकता, क्योंकि आपको ये भी पता है कि उसके एसोसिएटेड आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, आपको ये भी पता है कि इसकी वजह से आपकी गियरिंग भी बढ़ जाती है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी आनी है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी खराब होनी है, क्योंकि लायबिलिटी पोर्शन आपका इंक्रीज कर देगा। हम तब ही उठाते हैं कि जब हमें क्या होती है, जरूरत होती है। तो अगर मेरी कंपनी जो है वो प्रीमियम पे इशू कर रही है, वो इस वजह से कर रही है कि मेरी रेपुटेशन अच्छी है, तो इट कैन बी सक्सेसफुल। लेकिन अगर डिस्काउंट पे कोई कंपनी इशू कर रही है तो उसको आप इसमें वी कांट कंपेयर। जी क्लियर होता है क्वेश्चन? जी और कोई क्वेश्चन इधर तक? आई थिंक क्लियर होती सारी बातें।
अच्छा, ये सारी बातें क्लियर होती हैं। बाकी आपको ये चैप्टर जो है कॉमन अकाउंट्स का इतना ही था। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 था, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो आप लोगों ने कैसे वो फॉर्मेट्स याद है सबको? मीन्स उसे उनको डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं। भाई आवाज आ रही है सबको? मैं ये कह रहा हूं कि जो आइस 1 के मुताबिक हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फॉर्मेट्स देखे थे, उन फॉर्मेट्स को रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, कल मैं आपको काम देता हूं कि आपने ये काम करना है। कैप्टन की टेक्स्ट बुक आपने पकड़नी है, उसके अंदर आपने इलस्ट्रेशन 1 और टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 1 चैप्टर नंबर 17 चैप्टर नंबर 17 की जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 1 है और इलस्ट्रेशन 1 है, ये आप लोगों ने करके आना, फॉर्मेट्स आप लोगों ने बना के आना। भाई समझ आ गई? टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 1 और इलस्ट्रेशन 1 मैं इसको पहले कल डिस्कस करूंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो देन हम इसके एमसीक्यू जो एग्जाम के अंदर ओटीज हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं क्लियर होती बातें? तो ये आपने चैप्टर नंबर 17 की टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 1 और इलस्ट्रेशन 1, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर लें। ये दोनों आपने इसकी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपने तीनों बना। जी क्लियर होती है बातें सबको? चले ओके, फिर अल्लाह हाफिज। तो ये आपने काम करना है, बाकी करें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्लास जो है वो 10 मिनट तक स्टार्ट हो जाता है।